स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास था एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, और अब हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? और बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक होती है मैक्रोस्कोपिक, होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो होती है जिसकी क्वांटिटी कम हो, जिसको हम माइक्रो क्वांटिटीज में लेते हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं माइक्रो प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम किसी चीज को ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, ज्यादा अमाउंट मेजर करने के लिए लेते हैं, जो हम आराम से नोटिस कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? The properties of a system in a bulk are known as macroscopic properties। यानी कि सिस्टम की जो वो प्रॉपर्टीज हों जो बल्क अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आ जाता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ये तमाम चीजें हम बल्क अमाउंट में नोटिस कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को बल्क अमाउंट में नोटिस कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में दो टाइप्स हैं हमारे पास, जो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पर डिपेंडेंट ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लीटर पानी का या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लें, अगर आप 1 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट 1 लीटर का लें या फिर 100 लीटर का लें। पानी ने या वाटर ने बॉयल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 पे ही होना है, तो अमाउंट कम या ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब अमाउंट ज्यादा कम करने से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप नमक लें या सॉल्ट लें, टेबल सॉल्ट, उसको मेल्ट करेंगे, वो 801 पे मेल्ट होता है सेंटीग्रेड पे। अगर वो 801 पे मेल्ट होता है, आप उसका एक क्रिस्टल लें, वो भी 801 पे ही मेल्ट होगा। और अगर आप उसका पूरा यानी कि 1 kg भी ले लें, तब भी आपके पास वो 801 पे ही मेल्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अमाउंट पे कोई फर्क ना पड़े, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी आप क्या करें, 1 लीटर पानी की लें या 100 लीटर पानी की लें, तो आपके पास वही रहेगी। आप 10 ग्राम क्या कहते हैं उसको, हनी को ले लें और 100 ग्राम हनी ले लें, विस्कोसिटी दोनों की सेम ही निकलेगी। अमाउंट चेंज करने से विस्कोसिटी पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है कि वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंडेंट हो, अमाउंट पे डिपेंडेंट हो। इट इज द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो सिस्टम में प्रेजेंट हो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करे। लाइक वॉल्यूम, आप 1 लीटर पानी लें, उसमें से 250 ml निकाल लें, आपके पास यकीनन अमाउंट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम आपका पुराना वाला 1 लीटर ही रहेगा, नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। आप एक कतरा भी गिराएंगे, 1 ड्रॉप भी गिराएंगे, तब भी चेंज हो जाएगा। एंट्रोपी क्या है? बिगाड़ है। एंट्रोपी बेसिकली बिगाड़ को कहते हैं कि अगर आप मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अगर वो 100 स्टूडेंट कंट्रोल नहीं हो रहे, शोर कर रहे हैं, तो अगर मैं 100 में से 50 को बाहर निकाल दूंगा, अमाउंट कम कर दूंगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंटरनल एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, वो भी अमाउंट पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन ये है कि अगर आप किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट मालूम करके उसका आप स्टेटस मालूम कर सकते हैं, उसका वर्क डन कितना हुआ है। तो जिस चीज की इनिशियल और फाइनल स्टेट हो, वो हमारे पास कहलाते हैं स्टेट फंक्शन। द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट कंप्लीटली डिफाइन एज अ सिस्टम and whose values depend upon the initial and final state of the system। ठीक है, अच्छा, इनिशियल स्टेट क्या होती है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम बिफोर द सफर एनी चेंज इज नॉन एज
इनिशियल स्टेट, यानी कि आपका जो इब्तिदाई स्टेट है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी आप देखते हैं सुबह में जो घर के बाहर खड़ी थी, ठीक है, अब आप आकर वही शाम में आकर देखते हैं वो अपने घर के बाहर नहीं थी, वो आपसे घर से 100 मीटर दूर खड़ी थी। तो इनिशियल स्टेट थी वो घर के पास खड़ी थी और 100 मीटर दूर खड़ी, तो आपको उसका पता लगेगा कि भाई इनिशियल स्टेट इसकी ये थी, फाइनल स्टेट इसकी ये है, ठीक है। तो फाइनल स्टेट क्या होती है हमारे पास? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम आफ्टर इट हैज अंडरगो अ चेंज नोन एज फाइनल स्टेट, यानी कि वो हमारे पास फाइनल स्टेट कहलाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस्टम अपना काम करके रुक जाए। अच्छा, अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है, अगर आपको चेंज मालूम करना है तो आप क्या करते हो, फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस कर देते हो। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी पानी को बॉईल कर रहे हो और पानी बॉईल होने से पहले उसका टेम्परेचर 25 डिग्री था और फिर पानी बॉईल होने के बाद उसका टेम्परेचर 100 डिग्री था, तो चेंज कितना आएगा इसका, जो हमारे पास इसका फाइनल टेम्परेचर से हम इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं इस तरह, जो आपकी सेकेंड एनर्जी हो फर्स्ट एनर्जी माइनस करके। इसी तरह आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं सेकेंड टेम्परेचर को फर्स्ट टेम्परेचर माइनस करके, और इसी तरह आप जो है वो प्रेशर मालूम कर सकते हैं, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, टर्म जिसकी हमने प्रीवियस टाइम पढ़ी थी और लॉ भी देखा था, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ठीक, इसमें ये वाले सिस्टम पे फ्लेम नहीं लगा हुआ, यानी इसको हीट नहीं दी जा रही, ये अभी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी इसका अभी टेम्परेचर इनिशियल है, यानी इसकी एनर्जी E1 होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, E1। अगर टेम्परेचर देंगे तो इसमें ये Q हीट जमा होना शुरू हो जाएगी। जब Q हीट इसमें आना शुरू होगी तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या होगा, इसका टेम्परेचर इसके अंदर ऐड होना, यानी कि इसका हीट इसके अंदर ऐड होगी, तो ये E1 से E2 में चला जाएगा, इसमें चलेगा E1 से E2 में ये चला जाएगा और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय थ्रू इट्स में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी हमारे पास कभी भी जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो एक फॉर्म से ना क्रिएट की जा सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील की जा सकती है। अब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की आप एग्जाम्पल जानते हैं कि अगर आप एक दरिया को देखते हैं तो दरिया हाइड्रल पावर से मूव कर रहा होता है, उस पर लोग डैम बना देते हैं और डैम से जब पानी निकालते हैं तो प्रेशर से पानी निकलता है, उसके अंदर दरिया में आता है या नहरों में जाता है। जब नहरों में जाता है हमारे पास, तो वो पानी जब बहता हुआ जाता है तो कहते हैं हाइड्रल पावर से जा रहा है। जब हाइड्रल पावर से मूव करता हुआ जा रहा है तो हम उस पर अगर टरबाइन लगा दें तो वो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू घूमना शुरू हो जाता है। जब मैकेनिकल एनर्जी से घूमना शुरू होता है तो हाइड्रल पावर मैकेनिकल एनर्जी में मूव हो गया। मैकेनिकल एनर्जी से फिर उसके बाद सर्किट लगा जाता है, जिसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं करंट एनर्जी में। तो हाइड्रल पावर से मैकेनिकल से हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट बनना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिकल करंट हमारे घरों में आता है, हमने हमारे स्विचेस में आता है, हम उसको ऑन करते हैं तो उसको दोबारा लाइट में कन्वर्ट करना चाहें लाइट में कन्वर्ट करें, फैन ऑन करके दोबारा उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लें, आप उसको आयरन ऑन करके आप उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। तो आप फ्लो कर सकते हैं लेकिन आप उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं करवा सकते, ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। वो कहता है कि जो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, वो सेम रहती है, वो हमेशा उसके बराबर रहती है, वो तब्दील नहीं होती। अच्छा, अब अगर हम इस सिस्टम को देखें कि ये हमारे पास जो है वो टोटल हीट है जो हम इसको दे रहे हैं, यहां से ये टोटल हीट जब इसको हम दे रहे हैं तो हीट में जो होगा वो यहाँ पर E1 से E2 करेगा इसको, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा और वर्क डन, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, वो इसका क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q भी लिखते हैं लोग इंटरनेशनली, और हमारे पास यह हो गया चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी, E2 से E1 में, यानी कि E1 से E2 हो गया तो E2 से में क्या माइनस कर देंगे E1, तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा, और प्लस W क्या है, वो जितना सिस्टम ऊपर करके मूव कर रहा है ये हमारे पास कहलाता है W, यानी कि वर्क डन, ठीक है। अब इस E2 माइनस E1 हमें पता है डेली के बराबर होता है, ठीक है। तो इस जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा E यूज करते हैं, तो बन जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू डेल E प्लस वर्क डन,
ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर हम डेल्टा ई मालूम करना चाहें, हम अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज मालूम करना चाहें, तो ये W यहाँ पे प्लस कर रहा, तो यहाँ पे क्या करेगा माइनस। तो ये वाली इक्वेशन आप लोग यूज करेंगे अभी जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, तो ये वाली इक्वेशन आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है। अच्छा, अब मजीद आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाता है डेरिवेशन पे आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो कुछ डेरिवेशन है हमारे पास, जिसमें पहला है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वर्किंग में हो। कंसीडर अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन, यानी कि एक कंटेनर है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे की तरफ मूव कर सकता है और उसके अंदर गैस मौजूद है। ठीक है। लेट ए हम एरिया के लिए यूज करेंगे कंटेनर के, एफ हम यानी कि पिस्टन का जो एरिया हमारे पास होगा, एफ हम फोर्स के लिए यूज करेंगे, पी हम प्रेशर ऑन पिस्टन के लिए यूज करेंगे, और डेल एल हम यूज करेंगे डिस्टेंस जितना पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ। अब हमारे पास यहां पर एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये जो डायग्राम है वो सिस्टम में, ये कंटेनर है, इसके ऊपर ये वाला ये लगा हुआ है वेरिएबल पिस्टन जो यहाँ मौजूद है, ये वेरिएबल पिस्टन है। वो कहता है जब इसका टेम्परेचर E1 होगा तो उस वक्त हमारे पास, यानी कि इसको हम हीट देंगे तो ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम V1 इतना है, ठीक है, और इसका एरिया ये है हमारे पास। और जब इसको हम वर्क करने देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद ये अपना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, और इस पे एक प्रेशर भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि V हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम होगा गैस का, V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा, और डेल V हम यूज करेंगे चेंज इन वॉल्यूम में। तो when a system such a gas expand against the opposing pressure, then work is done by the system is given as work done। यानी कि जब हमारे पास सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, मूव करेगा, वो हमारे पास कहलाता है वर्क डन। वर्क डन को हम शो करते हैं, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम शो करते हैं F से, और डिस्प्लेसमेंट को हम डेल L से शो करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन किसके बराबर हो गया, हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जितना पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा वो डेल एल आ गया, और ये हमारे पास एफ जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है। प्रेशर एज अ डिफाइन एज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया ऑन यूनिट एरिया। ओके, ठीक है। अब P किसके बराबर है, हमें पता है प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो इस सूरत में हमारे पास जो एरिया है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, एरिया को A ले लें और फोर्स को F ले लें, तो ये हमारे पास फोर्स बराबर आ जाएगा किसके, ये A अगर यहाँ डिवाइड कर रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, फोर्स इज इक्वल टू PA। ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू F की इन इक्वेशन 1। ये वाली F की वैल्यू PA को हम यहां पर F की जगह पर रख देते हैं। जब हम F की जगह पर रखेंगे तो PA आ जाएगा इसकी जगह पे, ये हमारे पास आ गया PA। ठीक है, ये PA आ गया, और ये हमारे पास आ गया डेल L यानी लेंथ। अब A और एक और लेंथ, जब एरिया में एक और लेंथ ऐड की जाती है तो ये बन जाता है वॉल्यूम। क्या बन जाता है, ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो ये आगे चल के वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये वर्क डन आगे डेल V हमारे पास, हमें बताया किसके बराबर है, एरिया और डेल L के। जो पिछली इक्वेशन थी हमारे पास एरिया और डेल L उसके अंदर मौजूद था, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, उसकी जगह हम डेल V यूज कर सकते हैं। तो W किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम के। तो वर्क डन आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब वर्क डन को हम कहाँ रख सकते हैं, हमने पहले जो इक्वेशन पुट की रखी थी उसके अंदर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे P डेल V। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या था, डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। अब इस W की जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी इक्वेशन P डेल V रख देते हैं। जब हम P डेल V रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी डेल E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V। ये वो इक्वेशन है जहां आपका प्रेशर का इक्वेशन आए, क्वेश्चन आएगा, प्रेशर इसमें दिया हुआ होगा
वहां पे ये वाली इक्वेशन से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जो पिछली वाली आपको मैंने बताया था उसमें एक वो इक्वेशन लगती है और एक ये वाली इक्वेशन लगती है। ज्यादातर ये दो इक्वेशंस पे हमारा काम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू यहाँ रख दें, पेल डेल वी वहां चला जाएगा। अगर क्यू कहीं मालूम करना है, टोटल हीट आपने मालूम करनी है, तो डेल ई प्लस पी डेल वी रखेंगे तो आपको टोटल हीट मिल जाएगी। अच्छा, दिस इज एन अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक और फॉर्म है हमारे पास मैथमेटिकली जो हमने रखी है, जो हमने पहले एक प्रूफ की थी वो ये है, यानी कि जो हमारे पहले वाली कौन सी थी, क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू, और ये हमारे पास आ गई है दूसरी वाली क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। ये प्रेशर भी मौजूद है यहाँ पे और वॉल्यूम भी। अच्छा, अब हम एक दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं जहां पे हम कहेंगे कि प्रेशर हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रहे। जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इस आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि लेट क्यू वी, अब वी यहाँ पे इसलिए रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विद द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ने क्या नहीं करना, मूव नहीं करना, यानी कि यहाँ पे पिस्टन उसने रोक दिया है। अब वेरिएबल पिस्टन नहीं है, अब क्या कर रहा है वो, मूव नहीं कर सकता है, अब उसको उसने एक फिक्स वॉल्यूम कर दिया है। अगर फिक्स वॉल्यूम करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास हमने पहले तो इक्वेशन पढ़ी है वो क्या थी, क्यू बी इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। लेकिन अगर इस डेल वी की जगह वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जब वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा तो जीरो होगा, जब जीरो रखेंगे तो प्रेशर भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो उस सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह हो जाएगी कि डेल ई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डेल ई नहीं से यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे डेल वी जो होगा वो जीरो होगा। डेल वी जो जीरो होगा तो इसलिए हम यहाँ रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डेल वी इज इक्वेशन इन इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा हमारे पास अब, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जीरो आ गया है तो इसलिए ये पी भी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन रह जाएगी डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास जितनी भी हीट दी जाती है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करती है, इसके अलावा उसके अंदर वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वर्क डन हो ही नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया है उसका। ठीक है, दिस शो दैट द हीट एब्जॉर्ब और evolved at constant volume is used to increase or decrease internal energy of the system and no work is done। क्योंकि यहाँ पर वर्क डन नहीं हो रहा है इसलिए सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में ही काम यूज हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस एट द कांस्टेंट प्रेशर आपने पहला किया था, वो सिंपल जो आपने क्वेश्चन प्रूफ की थी उसकी पहली वाली, फिर आपने किया उसको वॉल्यूम एंड प्रेशर वर्क जब कर रहा था, और फिर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, और आप करने जा रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात करते हैं डेरिवेशन की तो क्या होगा, लेट क्यू पी, अब कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पी आ गया, क्यू यहाँ पे कैपिटल शो हो रहा है, बेसिकली हम यूज करते हैं स्मॉल। दिस अमाउंट this is the amount of heat energy provided to the system at constant pressure. Due to this addition of heat, the internal energy of the gas is increased from E1 to E2 and its volume is changed from V1 to V2। अब एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी, अभी पढ़ी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो ये थी डेल ई इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल वी। अब डेल वी का मतलब आपको पता है क्या होता है, यकीनन वॉल्यूम चेंज है तो V2 माइनस V1 होगा, और डेल ई क्या है ये भी आपको पता है, E2 माइनस E1 होगा। तो इस सूरत में हम डेल ई की जगह पे डेल ई की वैल्यू रख देते हैं E2 माइनस E1, और डेल वी की जगह पे डेल वी की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये डेल ई की वैल्यू है, ये डेल वी की वैल्यू है। तो उस सूरत में अगर आप पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में डेल वी और डेल ई की वैल्यू अगर रखते हैं तो उस सूरत में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि डेल ई आ गया यहाँ पे E2 माइनस E1 प्लस पी V1 V2 माइनस V1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास ये बन जाएगा E2 माइनस E1 और प्लस पी V2 माइनस V1। ठीक है, अब इन टू वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं और इस वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, उस सूरत में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई E2 प्लस PV2 और E1 प्लस PV1, बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब H जो है वो एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी किसके बराबर होती है, एनर्जी
प्लस प्रोडक्ट ऑफ P प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम कहते हैं एंथैल्पी हमारे पास किसके बराबर है, किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी है और उस पर जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करके उसकी एनर्जी में ऐड कर दे तो वो उसकी क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। अगर इस जगह पे हम एट इनिशियल स्टेट, पहली स्टेट पे हम कहें कि हमारे पास H1 जो है वो E1 प्लस PV1 हो और फाइनल स्टेट पे H2 जो हो वो E2 प्लस PV2 हो, तो यानी कि ये आ गई वैल्यू E2 प्लस PV2, इस जगह पे हम H2 रख सकते हैं और ये आ गई हमारे पास E1 प्लस PV1, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। जब ये वाली वैल्यू रख सकते हैं तो इनकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या चीज़, H2 और H1 को। जब H2 और H1 को रख सकते हैं देन द चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय, चेंज इन एंथैल्पी आपको पता है किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी, डेल एच के बराबर होगी। तो हमारे पास हम डेल एच यूज कर सकते हैं किसी का H2 और H1 की जगह पे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी किस तरह की, इस तरह की QP इज इक्वल टू डेल एच, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल टू डेल एच, तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हैसेस लॉ, ये नया टॉपिक है, वो तीन जो चीजें थी हमने डिस्क्राइब कर दी, बता भी दिया आपको पिछले क्वेश्चन में, पिछले टॉपिक्स में। हमने जो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, मेन टॉपिक है ये चैप्टर, डिपेंड ही थर्मोडायनेमिक्स में करता है, तो हमने जो थर्मोडायनेमिक्स का काम अब तक किया है उसके अंदर हमने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को हमने डिस्क्राइब किया था, उसके बाद एक इक्वेशन बनाई थी, फिर इक्वेशन के बाद हमने उसको प्रूफ किया था प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर वर्क पे, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद हमने आगे चले गए थे और अगली इक्वेशन हमने प्रूफ की थी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर वाला आइसोबैरिक कहलाता है प्रोसेस। अब आ गए हम हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ सुमिशन, यानी कि हमारे पास एक हैसेस लॉ है जिन्होंने ये बताया है कि हमारे पास जितने भी रिएक्शन होते हैं, हम कोई रिएक्शन करते हैं, अगर वो एक स्टेप में हो रहा है या मल्टी स्टेप में हो रहा है, अगर वो एक स्टेप में हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज आएगा वो उसी के बराबर होगा जो कि अलग अलग स्टेप में किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक अगर फुटबॉल देखने के आदी हैं या फुटबॉल मैच आपने देखा हो, तो उस फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट होती है हमारे पास, ठीक है। अगर एक गोल पोस्ट पे खड़ा हुआ शख्स पास करता है दूसरे शख्स को, फिर तीसरे शख्स को पास करा जाता है, फिर चौथे शख्स को, चौथा शख्स हिट मारता है गोल के अंदर, ठीक है। अब पहले शख्स ने दूसरे को दिया, जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो मान लिया डेल्टा H1 होगी, ठीक है। दूसरे ने तीसरे को दिया वो डेल्टा H2 होगी, तो तीसरे ने चौथे को दिया वो डेल्टा H3 हो जाएगी, और फिर हिट किया वो डेल्टा H4 हो जाएगी, ठीक है। अब 3 एनर्जीज अलग अलग स्टेप बाय स्टेप गई है बॉल। अब एक शख्स गोल पोस्ट पे खड़ा है, वो डायरेक्ट हिट करता है दूसरे गोल में, हालांकि गोल नहीं होगा लेकिन फिर भी डायरेक्ट वो हिट करता है गोल में। तो जब वो दूसरे पोस्ट पे लगे हुए गोल पे हिट करता है, तो जो यहाँ पे पार्शियल एनर्जीज लगी थी, यानी कि डेल्टा H1 H2 H3 H4, अब वहां पे जाकर वो पूरी टोटल के बराबर होगी, यानी कि डेल्टा H1 H2 H3 H4 को आप सम करेंगे तो वो जो उसने डायरेक्ट हिट की है वो टोटल एनर्जी के उसके बराबर होनी चाहिए। ये कहता है हैसेस लॉ, ये केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करता है लेकिन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन अ केमिकल इन अ रिएक्शन रिमेन सेम एंड इट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ रिएक्शन। बोल रहा है इंडिपेंडेंट पाथ होता है कि अगर एक स्टेप में करें या मल्टी स्टेप में करें, आपकी एनर्जी जो रहेगी वो सेम रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। दूसरी डेफिनेशन भी यही है तकरीबन, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, यानी कि एक स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप में हो वही रहेगा। अच्छा, और एक भी कर सकते हैं, द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। ये तीनों बातें तकरीबन एक तरीके की गई हैं कि आपके पास कि मल्टी स्टेप में हो या सिंगल स्टेप में हो, हमारे पास जो रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज आएगा वो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन को कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। एक्सप्लेन में कहता है कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर लें इन विच रिएक्टेंट ए चेंज टू प्रोडक्ट डी। मैं डायग्राम भी इसके लिए आता हूं, ठीक है।
इस डायग्राम में ये बता रहा है कि ए जो है वो डी बना रहा है, यही कह रहा है कि कंसीडर द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट ए चेंज टू प्रोडक्ट डी इन अ सिंगल स्टेप, यानी कि सिंगल स्टेप में बना रहा है, जिसके लिए डेल्टा एच कितनी आ रही है हमारे पास, डेल्टा एच के बराबर आ रही है हीट इंथैल्पी चेंज इन अ सिंगल स्टेप विद द इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। ठीक है, दिस रिएक्शन में प्रोसीड थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज, और यही रिएक्शन डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज पे भी किया जा सकता है। किस तरह, यानी कि ए पहले बी बनाए, ए फर्स्ट चेंज टू बी विद एंथैल्पी डेल्टा H1, देन बी चेंज टू सी with the enthalpy change of delta H2, and the finally C change to D with the enthalpy change delta H3, then according to the Hess's law, यानी कि A डायरेक्ट भी चेंज हो सकता है तो डेल्टा H होगा, और A पहले B में जाए डेल्टा H1, फिर B C में जाए डेल्टा H2, फिर C D में दोबारा आए, आना उधर ही है D पे। अब ये मल्टी स्टेप में आ गया है और ये सिंगल स्टेप में आया है, तो वो कहता है कि अगर मल्टी स्टेप में आया है और सिंगल स्टेप में आया है तो उस सूरत में डेल्टा H हमारे पास डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर ही होगा, यानी कि इन सबको आप सम करेंगे, इन सबको आप सम करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। तो सिंगल स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, इन डेल्टा H हमारे पास ये एंथैल्पी चेंज कभी भी तब्दील नहीं होगा अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं एग्जाम्पल की थ्रू इसकी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएं टू गिव द सोडियम कार्बोनेट, वो सोडियम कार्बोनेट विद द एंथैल्पी चेंज ऑफ -90 किलोजूल पर मोल, तो उसका जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज आता है वो कितना आता है, -90 किलोजूल पर मोल होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन भी दिखा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद कन्वर्ट हो रहा है किसके, सोडियम कार्बोनेट में और वाटर में, और डेल्टा H हमारे पास आ रहा है -90 किलोजूल पर मोल। दिस इज द रिएक्शन में टेक प्लेस इनडायरेक्टली इन द फॉलोइंग टू स्टेप, दो स्टेप में भी आगे किया जा सकता है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप यह है, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा यानी कि यहां पर दोनों ने एक साथ रिएक्ट किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अभी एक एक करके करवा रहा है, पहले रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, एनर्जी -49 किलोजूल पर मोल इवॉल्व होगी। वो कहता है कि अगले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, एक बार दोबारा ये स्टेप शो कर रहा हूं यहां पर, वहां से कंटिन्यू करके ताकि ध्यान में रहे। वो कहता है कि इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट विद द एंथैल्पी चेंज ऑफ -49 किलोजूल पर मोल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का वही वाला रिएक्शन है पीछे दिखाया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, स्टेप 2 क्या हो गया, अब एक और सोडियम बाइकार्बोनेट से अब दोबारा रिएक्ट करेगा, क्या चीज, यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, वहां पे पहले वाले पे हमने देखा था कि दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे थे, हमने 1 बाय 1 रिएक्ट करवाया, इसकी जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, -41 किलोजूल पर मोल आएगी। तो वहां पे हमारे पास क्या टोटल डेल्टा एच तो -90 किलोजूल पर मोल था, जो एक ही स्टेप एक ही मर्तबा में हमने करवा लिया था रिएक्शन। अब डेल्टा H किसके बराबर होगा, H1 माइनस H2 के। H1 आपके पास पहले रिएक्शन में कितनी थी 49, दूसरे रिएक्शन में -49, दोनों को हम सम करेंगे -90 किलोजूल पर मोल हमें मिलेगा, ये हमारे पास 41 है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी एप्लीकेशन, कहां कहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हैसेस लॉ can be used to calculate the heat of formation of different compounds, यानी कि बहुत सारे जो जितने भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकता है ये। ठीक है, हैसेस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सेवियर आयोनिक कंपाउंड, सेवरल आयोनिक कंपाउंड, यानी कि बहुत सारे जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो लेटेस्ट एनर्जी होती है क्रिस्टल बनाते वक्त जो निकलती है, उनकी जो एनर्जी है वो भी इसके जरिए फाइंड की जा सकती है हैसेस लॉ के जरिए। अच्छा, इसके अलावा एक है बाय द यूजिंग ऑफ लॉ
दिस लॉ थर्मोकेमिकल इक्वेशन में बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रा इक्वेशन। इसके थ्रू आप इक्वेशन के थ्रू किसी भी एक मखसूस रिएक्शन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। ये वाली एप्लीकेशन हम न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करेंगे, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल होंगे इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये जो थ्योरी का काम खत्म हो गया है। अब इसके बाद आपके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम इसके सॉल्व करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के भी और फिर ये हेल्सस लॉ के भी। दो टाइप के न्यूमेरिकल हमारे पास हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।